गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे स्विट्जरलैंड का संविधान। उसमें अपन ने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े थे। उसमें से आगे कुछ क्वेश्चन इस तरह से हैं कि किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। स्विट्जरलैंड में आपने पढ़ा किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, तो किस देश में है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। अगला है जनमत संग्रह के दो गुण बताइए। जनमत संग्रह के दो गुण बताइए। एक तो है लोकप्रिय प्रभुसत्ता का सिद्धांत जनमत संग्रह द्वारा ही और मूर्त रूप धारण करता है। दूसरा है जनमत संग्रह द्वारा राजनीतिक दलों का महत्व कम हो जाता है और संकीर्ण दलीय मनोवृत्ति कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है आरंभक से क्या तात्पर्य है? आरंभक से अभिप्राय है जनता को विधि निर्माण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सफलता के दो कारण कौन कौन से हैं? पहला कारण है छोटा और कम जनसंख्या वाला देश है और दूसरा है नागरिकों का उच्च चरित्र। अगला क्वेश्चन है स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विरोध में दो तर्क कौन से हैं? एक तो है क्या है कि लोकतंत्र से व्यवस्थापिका की स्थिति क्या है? गौण हो जाती है और शासन में विलंब होता है तथा यह अत्यंत खर्चीली पद्धति है। अगला है क्वेश्चन स्विट्जरलैंड के किन कैंटनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्री व्यवस्था है? स्विट्जरलैंड के कैंटन है गेलरेस तथा 4 अर्ध कैंटनों और वोल्डेन इन अपेंजल और आउटडोर अपेंजल में प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलित हैं। स्विट्जरलैंड में अनिवार्य जनमत संग्रह कब कब अपेक्षित हैं? संघीय संविधान के संशोधन तथा सामूहिक सुरक्षा के लिए किसी संगठन में प्रवेश हेतु जनमत संग्रह अनिवार्य बताया गया है। तो ये अपना कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बचे हुए थे। ये अब आगे अपन पढ़ेंगे राजनीतिक दल, यानी स्विट्जरलैंड में राजनीतिक दल कौन? कोडिगन्स का तात्पर्य है, कहना है कि स्विट्जरलैंड दलों की विचारधारा तथा उनके सामाजिक संगठनों में किसी प्रकार का उग्र अंतर नहीं है। ठीक है। राजनीतिक दल वे पहिए हैं जिन पर लोकतंत्र रूपी रथ चलता है। ऐसा कोई लोकतंत्रात्मक देश नहीं है जहां लोकतंत्र का संचालन बिना राजनीतिक दलों के होता है। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि राजनीतिक दल क्या बताया गया है? दल वे पहिए हैं कि इसके बगैर लोकतांत्रिक रूपी रथ नहीं चलता है और ऐसा लोकतंत्रात्मक कोई भी ऐसा कोई देश नहीं है जो जनता के बगैर किसी भी नेता को चुना जाए। तो राजनीतिक दल जरूरी हैं। दलों के बगैर किसी भी भाई जब तक कोई भी चीज़ का कोई दल नहीं होगा, उसमें कोई कंपटीशन नहीं होगा, उसमें दो नहीं होंगे आपस में, हार जीत वाला करने वाला नहीं होगा, तो फिर वहाँ कोई मतलब सरकार कैसे बनेगी? तो इसलिए ये कहने आए कि दल का मतलब है कि वे हैं कि लोकतंत्र रूपी रथ इस पे चलता है, लोक रूपी रथ चलता है। ऐसा कोई लोकतंत्रात्मक देश भी नहीं है जहाँ लोकतंत्र का संचालन बिना राजनीतिक दलों के होता है। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार दल अनिवार्य है। दल के बिना किसी भी अपन हार जीत का है वो अनुमान नहीं लगाया जाता है और उसको सरकार भी नहीं बना सकते हैं। किसी व्यक्ति ने यह नहीं दिखाया कि प्रतिनिधात्मक शासन उनके बिना कैसे चल सकता है। राजनीतिक दल मतदाताओं की अव्यवस्था में शांति और व्यवस्था उत्पन्न करते हैं। यानी जब दल बनते हैं तो दल के अनुसार ही कार्य करते हैं। कोई उग्र दल और उदारवादी दल, यही दल यहाँ भी स्विट्जरलैंड में भी देखने को मिल रहा है। ये सच है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की धुरी है, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि स्विट्जरलैंड शासन प्रणाली में उनका कोई महत्व नहीं है, नगण्य बताया गया है। अमेरिका तथा यूरोप देश के अर्थ में यहाँ क्या है? दलगत राजनीति का अभाव है। स्विट्जरलैंड में बहुदलीय व्यवस्था होते हुए भी दलीय भावना का स्वस्थ विकास हुआ है। यानी यहाँ पे कहने का ये तात्पर्य यहाँ बहुदलीय यानी खूब सारे दल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे किसी भी दल में कोई मतभेद नहीं बताया गया है। यदि कोई भी दल दुर्बल होता है तो उसको जो उच्च दल वाला व्यक्ति होता है वो उसकी हेल्प करता है, उसको मतलब उसकी कोई वो ऐसा नहीं करता है कि उसको हम शामिल नहीं करेंगे, ऐसा कार्य नहीं करने देंगे, नहीं, उसको कभी भी दुर्बल नहीं होने देते हैं। उसकी हमेशा क्या करते हैं? उसका सपोर्ट करते हैं और उसको आगे बढ़ाने का
कार्य करते हैं। राजनीतिक अभाव स्विट्जरलैंड में बहुदलीय व्यवस्था होते हुए भी दलीय भावना का स्वास्थ्य विकास हुआ है। ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था के उपरांत भी स्विट्जरलैंड में राजनीतिक अस्थिरता नहीं पाई जाती है। वहाँ पे कोई किसी प्रकार की राजनीति नहीं है। दल के अनुसार यदि किसी दल का नेता कोई दुर्लभ है यानी कोई दुर्बल है तो उसको साथ लेके चलते हैं। स्विस दलीय व्यवस्था के संबंध में लॉर्ड ब्राइस ने लिखा है कि यूरोप के किसी भी देश में नवीन राजनीतिक दलों की उत्पत्ति तथा गुटों के रूप में उनके पुनर्गठन एवं नवीनीकरण के लिए इतनी अधिक सामग्री नहीं है जितनी स्विट्जरलैंड में है, क्योंकि कहीं भी इतने अधिक धर्म, जातियां तथा भाषाओं की भिन्नता नहीं है जितनी स्विट्जरलैंड में अपन को देखने को मिली है। इतनी भाषाएं हैं, इतना मतलब धर्म है, वो और किसी भी देश में नहीं मिला है, सिर्फ स्विट्जरलैंड में हमें देखने को मिला है। और न ही इतनी आर्थिक तथा व्यवसायिक हितों की विभिन्नताएं ही हैं जिनमें से ये रूप पनपते हैं। फिर भी दलों के हिलने डुलने का असर जितना कम राज्य के जहाज पर स्विट्जरलैंड में होता है उतना अत्यंत नहीं है। यानी स्विट्जरलैंड का जो संविधान है वो बताया गया है कि धर्म, जाति और भाषाएं अनेक होने के बावजूद भी वहाँ का जो संविधान है वो बहुत ही लोकप्रिय संविधान माना गया है। स्विट्जरलैंड विकास की प्रणाली सन 1848 ईस्वी के संविधान के निर्माण के समय दलीय व्यवस्था, दलीय जो स्थिति थी वो स्पष्ट रूप से होने लगी थी तथा उस समय 3 राजनीतिक दल थे। एक तो दार दल, क्रांतिकारी दल और तीसरा था कैथोलिक दल। वैसे सन 1848 से पूर्व 2 शक्तिशाली दल थे, वो कौन सा था? उदारवादी और उग्रवादी। सन 1832 में उदार दल का ही एक भाग उससे अलग हो गया और उसने क्रांतिकारी दल के नाम से अपना गठन किया। यानी दल के बिना तो किसी भी राजनीति का होना संभव नहीं है। हर देश में दल प्रवृत्ति अपनाई जाती है और उसी के आधार पे लोकतंत्र से प्रतिनिधित्व चुन के सरकार बनती है। उदार एवं क्रांतिकारी दलों का विरोध करने के लिए कैथोलिक दल का गठन किया गया। सन 1848 के संविधान का निर्माण उदार और क्रांतिकारी दलों ने मिलजुल कर किया, किंतु बाद में दोनों दलों में मतभेद तीव्रता से क्या हो गया? फैल गया। स्विस जनता का समर्थन क्रांतिकारी दल को मिला और जन समर्थन के आधार पर उसने 1874 में संविधान में पूर्ण संशोधन करने का सफल प्रयास किया। सन 1880 के बाद राजनीतिक मंच पर समाजवादी लोकतंत्रीय दल का उदय हुआ और सन 1919 में कृषक दल का गठन हुआ। इसके बाद साम्यवादी दल भी बना। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि स्विट्जरलैंड में भी बहुत सारे दल बताए गए हैं, अनेक दल बताए गए हैं और उसमें जो महत्वपूर्ण जो दल बताए गए हैं वो 2 ही है, उदारवादी दल और उग्रवादी दल।